तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा एनसीईआरटी के इस स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी का जो दूसरा टॉपिक है उसको कवर करेंगे और ये टॉपिक हो जाएगा वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस टॉपिक से जुड़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा कल जिन टॉपिकों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसको केवल पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ चलें। तो कल हम लोगों ने बेसिकली किसके बारे में अध्ययन किया था? संसाधन से संबंधित चीज़ों को जाना था। कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि संसाधन क्या है, तो उसको एक व्यापक एंगल से कई तरीके से और कई डायमेंशन हम लोगों ने देखे थे। फिर हम लोगों ने संसाधन का क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें 4 तरीके से हम लोगों ने संसाधन का क्लासिफिकेशन किया था। एक उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, दूसरा समाप्तिता के आधार पर संसाधन, तीसरा ऑनरशिप के आधार पर संसाधन, और फिर हर एक में जो कैटेगरी थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, इन सब के बारे में कल हम लोगों ने जाना था। हालांकि इसमें थोड़ा सा कल वाले टॉपिक में मृदा संसाधन के बारे में भी है, तो चूंकि आगे हम लोग मृदा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे इसलिए हम थोड़ा सा उसको स्किप कर दिए हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि स्किप कर दिया गया है, वो आगे आपको डिटेल से कवर कराया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसमें हम लोग किन किन चीज़ों को कवर करेंगे? सबसे पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, यानी कि सिंपल वे में इसको हम लोग IUCN कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN के द्वारा जो है वनस्पति के और जीव जंतु का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ये हम लोग जानेंगे, और यूपीएससी में इस पर पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं। तो एक ये है कि IUCN का जो जंतुओं का क्लासिफिकेशन है, पादप का क्लासिफिकेशन होता है उस पर। दूसरा है वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास यानी कि विनाश के कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित क्या क्या प्रोग्राम है इसके बारे में। और कम्युनिटी वन संरक्षण क्या होता है, समुदाय आधारित वन संरक्षण, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से व्यापक महत्व का है। आप कोई भी स्टेट पीसीएस देने जाओगे, यूपीएससी देने जाओगे तो यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे, और जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम कक्षा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्लास को। आप प्रश्न कैसे पूछेंगे आपको पता ही है। अभी हम लोग 15-20 मिनट कंटिन्यू क्लास करेंगे, और फिर क्लास करने के बाद हम जब आपसे मुखातिब हों, आपको कहें कि अब आप जो है सो प्रश्न पूछिए, तो आप अपने कमेंट में लिखेंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले IUCN के लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो IUCN जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली IUCN जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में हुई है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर में है। पादप और वनस्पति जात या वनस्पति और प्राणी समुदाय को संरक्षित करने के उद्देश्य से, या जैव विविधता आप एक शब्द यूज कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के उद्देश्य से इनके द्वारा एक लिस्ट प्रकाशित किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेड डाटा लिस्ट कहते हैं। ये जो रेड डाटा लिस्ट होता है इसमें वनस्पति और जो वन्य जीव होते हैं उसकी सूची होती है, उनको किन किन कैटेगरी में रखा जाता है और उसका क्या अर्थ होता है वो आपको ध्यान से समझना है। तो कई बार तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि रेड डाटा लिस्ट किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, तो IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा लिस्ट में क्या होता है ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो रेड डाटा लिस्ट में वनस्पति और वन्य जीव के स्थिति के बारे में जानकारी, और वनस्पति और वन्य जीव की स्थिति के बारे में जो जानकारी होती है वो किस तरीके से
तो IUCN के द्वारा रेड डाटा लिस्ट में जो प्रजातियों का ग्रुप होता है उसमें एक होता है सामान्य प्रजाति, नॉर्मल प्रजाति। नॉर्मल प्रजाति का अर्थ होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा वनस्पति या वन्य जीव जिसके ऊपर वर्तमान में किसी भी प्रकार का संकट नहीं है और उसकी संख्या इतनी है, जिनकी संख्या इतनी है जो जीवन के लिए पर्याप्त है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य प्रजाति के नाम से जानते हैं। दूसरा है संकटग्रस्त प्रजाति, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर, और इसमें भी और जो क्रांतिक रूप से संकटापन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर। तो संकटग्रस्त वो प्रजाति होता है जिनके ऊपर वर्तमान समय में विलुप्त होने का खतरा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। अर्थात वह वनस्पति या वन्य जीव जिसके ऊपर वर्तमान समय में विलोपन का खतरा मंडरा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि जो क्रांतिक रूप से संकटापन्न होता है, क्रांतिक रूप से, तो उसको रेड डाटा लिस्ट में क्या होता है, किस पेज पर दर्शाया जाता है, पिंक पेज पर। जो क्रांतिक रूप से संकटापन्न होता है उसको रेड डाटा बुक में किस पर दर्शाया जाता है, तो पिंक पेज पर दर्शाया जाता है। और जब संरक्षण के प्रयास के तहत किसी जीव की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो फिर उसको पिंक पेज से हटाकर कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ग्रीन पेज पर शिफ्ट कर दिया जाता है। किस पर शिफ्ट कर दिया जाता है, ग्रीन पेज पर। तो जो ये है संकटग्रस्त प्रजाति, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक क्रिटिकली इंडेंजर है और फिर संकटग्रस्त। अर्थात ऐसा वन्य जीव जिसके ऊपर वर्तमान समय में जीवन विलुप्त होने का खतरा है, जो जीव समाप्त होने की स्थिति में है, उसे कहाँ पे रखा जाता है, इस लिस्ट में। इसमें भी क्रांतिक रूप से जो संकटापन्न प्रजाति होते हैं उनको पिंक पेज, गुलाबी पेज पर रखा जाता है रेड डाटा लिस्ट में। और अगर संरक्षण के प्रयासों के तहत जो रेड पिंक पेज पर है और उसका संरक्षण किया जाता है और संरक्षण के प्रयासों के तहत उसकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो ग्रीन पेज पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि वो जीव अब खतरे से बाहर है। तो अभी भारत में जो कुछ संकटग्रस्त प्रजाति हैं, जैसे काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है जिसको वाइल्ड एस कहते हैं, सिंहपुच्छ बंदर है, संगाई मणिपुर हिरन या इसको मणिपुर थॉमिन मृग के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली मणिपुर में, वहां पर भारत का एकमात्र या विश्व का एकमात्र नेशनल गार्डन है जो हैंगिंग गार्डन के रूप में लटकता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कहते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उस केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये मिलता है। फिर गुलाबी सिर वाला बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चितादार उल्लू और चीता, ये जो है सो किस श्रेणी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में जाने जाते हैं। इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं कि इनमें से कौन जो है संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है सुभेद्य प्रजाति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेनरेबल स्पीसीज। सुभेद्य प्रजाति का अर्थ होता है कि ऐसा वन्य जीव जिसके ऊपर वर्तमान समय में कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर संरक्षण का प्रयास नहीं किया गया तो वो भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। तो जैसे एशियाई हाथी जो है इस कैटेगरी में शामिल है, गंगा नदी का जो डॉल्फिन है इस कैटेगरी में शामिल है, जो नीली भेड़ है उस कैटेगरी में। यानी कि जैसे मैंने कहा कि इसका परिभाषा जब आपको सुभेद्य प्रजाति का लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, ऐसा वन्य जीव जिसके ऊपर वर्तमान समय में कोई संकट नहीं है, परंतु अगर उसके संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो वो भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगे। उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम हो रही है, उन्हें हम सुभेद्य प्रजाति या वेनरेबल स्पीसीज कहते हैं। जैसे एशियाई हाथी है और फिर ये गंगा नदी डॉल्फिन है और नीली भेड़ है, ये आपका सुभेद्य है। नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजाति, जिसको हम लोग रेयर स्पीसीज कहते हैं। वे प्रजाति जिनकी जनसंख्या या संख्या बहुत कम है या सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थिति परिवर्तित नहीं किया गया तो ये भी क्या हो जाएंगे, संकट की श्रेणी में। यानी कि दुर्लभ स्पीसीज है जिनकी संख्या बहुत कम है,
और जिनकी संख्या बहुत कम है, इसका अर्थ क्या है कि ये एक ऐसे जीव हैं जिनको संरक्षित करने की जरूरत है, अर्थात वैसी विषम परिस्थितियां जो इनके विलोपन के लिए जिम्मेदार है, अगर उसको कम नहीं किया गया तो ये भी क्या हो जाएंगे, संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाते हैं। इसको हम लोग दुर्लभ स्पीशीज कहते हैं। फिर है स्थानिक जातियां, जिनको हम लोग इंडेमिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को क्या कहते हैं, इंडेमिक स्पीशीज। जैसे भारत में अंडमानी टिल है, ये केवल अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। निकोबारी कबूतर है, ये भी वहीं पर पाया जाता है। अंडमानी जंगली सुअर है, ये भी वहीं। और अरुणाचल का जो मिथुन है, ये भी। तो यहाँ से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीएससी के लिए प्रश्न पूछता है और बन जाएगा। चारों ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा अंडमानी टिल, दूसरा निकोबारी कबूतर, तीसरा अंडमानी जंगली सुअर और चौथा अरुणाचल का मिथुन। और आपसे प्रश्न हो जाएगा कि बताइए इसमें से कौन इंडेमिक स्पीशीज है या नहीं है। तो इंडेमिक स्पीशीज का अर्थ क्या हुआ कि वह जीव, वन्य जीव जो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र, जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा है उससे अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेमिक स्पीशीज। और भारत में कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, इसको याद रखना है। और लुप्त जातियां होती है जिसको हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। लुप्त जाति का अर्थ है कि ऐसी वन्य जीव जो पहले थे परंतु अब नहीं पाए जाते हैं, प्राकृतिक या मानव जनित किसी भी कारण से वो विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लुप्त प्रजाति कहते हैं। जैसे एशियाई चीता है, ये लगभग समाप्त। गुलाबी सिर वाली बत्तख है, ये है। मॉरिशस का डोडो पक्षी था। इस तरीके के जो हाथी के समान एक जीव मैमथ होता था, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त कर गई है। नॉर्मली आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि प्रजातियों का आना और विलोपन एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि पुरानी प्रजातियां विलुप्त होती है और उसके स्थान पर नई प्रजातियां आती भी, एक समान प्राकृतिक नियम भी है। क्लियर है सभी का। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी की परिभाषा जो टेक्निकल है वो आपको ध्यान में रखना है कि सामान्य प्रजाति किसको कहेंगे, संकटग्रस्त प्रजाति किसको कहेंगे, और यहाँ से तो यूपीएससी के लिए एक प्रश्न बनता ही है, सुभेद्य प्रजाति किसको कहेंगे, रेड डाटा लिस्ट क्या होता है, पिंक पेज क्या होता है, ग्रीन पेज क्या होता है, फिर दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां और लुप्त जातियां। ये है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड से है। लेकिन जब आप बड़े तौर पर जाएंगे ना, तो आईयूसीएन का ये जो लिस्ट होता है इसमें 9 कैटेगरी में जीवों को रखा जाता है। डायनासोर जैसे बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है। कोई डाउट तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। डायनासोर, उस तरीके का जो भी डायनोसारस, मेसोसारस, इस तरीके के जितने भी रेप्टाइलस थे वो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इसमें है वन और वन्य जीव विलोपन के कारण, यानी कि वन संसाधन और वहां पे रहने वाले जो जीव होते हैं वो जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उसके पीछे क्या भारत के संदर्भ में हम लोग समझेंगे, और ये बहुत सारे विश्व पर भी आ जाते हैं। आक्रामक प्रजातियां क्या है, भारत में ऐसी कितनी प्रजातियां हैं, उदाहरण से समझाइए। ऐसे लगता है जैसे ऑर्डर दे रहे हो कि आक्रामक प्रजातियां क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। आक्रामक प्रजाति को हम लोग कहते हैं, उसको एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं, ठीक है ना। एक्सोटिक स्पीशीज उसको कहते हैं जो स्थानीय भौगोलिक दशा की नहीं होती है, ठीक ना, अर्थात वो विदेशों से आए हुए प्रजाति होते हैं, उसको हम लोग एक्सोटिक स्पीशीज या आक्रामक प्रजातियां कहते हैं। जैसे भारत में आप देखोगे लैंटाना कैमार होता है, पार्थेनियम घास है, गाजर घास है, ये सब जो है एक्सोटिक स्पीशीज होते हैं। एक्सोटिक स्पीशीज जो होते हैं वो पर्यावरण पर भी प्रभाव डालते हैं, वन्य जीवों पर भी प्रभाव डालते हैं और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। भारत में कई ऐसे एक्सोटिक स्पीशीज हैं जो यहाँ के वन्य जीवों के लिए खतरे की
घंटी बजा रहे हैं। यानी कि मूल भौगोलिक कंडीशन से बाहर की जो वनस्पति होती है या कोई प्रजाति आ जाए उसको आक्रामक या एग्जॉटिक स्पेसीज कहते हैं। और एग्जॉटिक स्पेसीज जो होता है कहीं पर भी बायोडायवर्सिटी को लॉस पहुंचाता है। ठीक है, तो वन्य जीव और उसके विलोपन के कारण को हम लोग दो भागों में बांटकर भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक है, इसको हम लोग ले जा सकते हैं उपनिवेश काल में। यानी कि भारत में उपनिवेश काल में वन्यजीव और वनस्पति समुदाय के विलोपन का कारण क्या था, और आजादी के बाद आप कह सकते हो या वर्तमान समय में, इस तरीके से हम जा सकते हैं। कुछ दोनों में आ जाएगा। तो उपनिवेश काल में जो हमारे यहाँ वन्य जीव और वनस्पति का विनाश हुआ उसमें क्या क्या से कारण हो जाएंगे। एक हो जाएंगे रेल लाइन के विस्तार के कारण, रेल या रेलवे के विस्तार के कारण। तो रेलवे के विस्तार के कारण क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर वनों का उन्मूलन हुआ था, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में उन्हें रेल विस्तार करना था उन क्षेत्रों में वनस्पति को विनाश करके उन्होंने रेल लाइन का निर्माण किया। तो रेल लाइन के निर्माण के कारण। दूसरा, जो कृषि का वाणिज्यीकरण होता है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप कहते हैं, इसके कारण भी हुआ। तीसरा जो उपनिवेश के काल में हुआ वो किसके कारण हुआ, तो खनन परियोजनाओं के कारण। किसके कारण, तो खनन परियोजनाओं के कारण। अभी भी जब अवैज्ञानिक रूप से खनन हो तो वो वन्य जीव के विनाश का कारण बनता है कई तरीके से। फिर चौथा इसमें हो जाएगा उपनिवेश काल में जो एक तरीके से वन संसाधन का जो इन्होंने अंधाधुंध दोहन किया था, वन संसाधन का दोहन। वन संसाधन का दोहन क्या कि चूंकि ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है तो वहां पर अभी भी वन संसाधन उतने नहीं है। तो उस समय रेलवे के स्लीपर के निर्माण के लिए, जहाज के निर्माण के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी का उपयोग होता था। तो इसलिए हमारे यहाँ वो वन नीति के तहत संरक्षित वन, आरक्षित वन की नीति लाते थे। और उसका मूल उद्देश्य यही होता था कि ये उद्योग लकड़ी जो है ब्रिटिश उद्योगों के लिए, वहां के लोगों के लिए, ब्रिटेन के विकास के लिए रखा जाए। तो वन संसाधन का जो अंधाधुंध उन्होंने दोहन किया था वो हो जाएगा। और उस समय भी क्या होता था, जो वनाग्नि होती थी वो। इसके साथ ही साथ क्या होता था कि जो शिकार होते थे, कई सारे ब्रिटिश अफसर ऐसे थे जो वन्य जीवों के शिकार करने के लिए जाने जाते थे। तो आज भी जो है सो अवैध शिकार होता है और पहले भी वन्य जीव और इनका अवैध शिकार। फिर लकड़ियों की जो तस्करी होती है, तस्करी भी एक कारण है। तस्करी में क्या होता है कि चोरी से, आप कई बॉलीवुड की मूवी देखे होंगे कि जिसमें लकड़ियों के तस्करी या वन्य जीवों के तस्करी को दिखाया गया है, तो वो हो जाएगा। फिर एक होता है जिसको ब्रिटिश काल में एक नीति लाई गई थी जिसको हम लोग कहते हैं संवर्धन वृक्ष या संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं, संवर्धन वृक्षारोपण। तो संवर्धन वृक्षारोपण का अर्थ होता है कि एक विशेष प्रकार के वनस्पति को प्रमोट करना। ठीक ना। संवर्धन वृक्षारोपण का क्या अर्थ होता है कि वाणिज्यिक लाभ की प्राप्ति के लिए किसी खास प्रकार के वनस्पति को उपजाया जाना। तो जब आप किसी खास प्रकार के वनस्पति को वाणिज्यिक लाभ के लिए उत्पादन करेंगे या उसको प्रमोट करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव अन्य वनस्पतियों के ऊपर जाता है। तो ब्रिटिश शासन काल में क्या है कि कई सारे ऐसे वनस्पति थे जो ब्रिटिश उद्योग को जरूरत थी, वहां कच्चे माल के लिए जरूरत थी, वहां के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरत थी, तो उसको भारत में वन संवर्धन नीति के तहत बढ़ावा दिया गया। जैसे आप उदाहरण के लिए देखोगे कि जो भारत में एक खास किस्म की वृक्ष है जिसको चीड़ या पाइन कहते हैं, हिमालयन चीड़ या पाइन। ये हिमालयन चीड़ या पाइन यदि अधिक प्रमोट किया जाए या अधिक प्रमोट होता है तो हिमालय के कुछ अन्य वनस्पति जैसे रेडोडेंड्रॉन है, ये उसके विनाश का कारण बन जाता है। तो ब्रिटिश शासन काल में क्या है कि संवर्धन वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया
अर्थात किसी खास प्रकार के वृक्ष को आर्थिक लाभ के लिए प्रमोट करना, उसको उगाना, ये संवर्धन वृक्षारोपण है। तो ब्रिटिश शासन काल में रेलवे के विस्तार के कारण, कुछ कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण, खनन परियोजनाओं के कारण, वन संसाधन के अंधाधुंध दोहन के कारण, वनाग्नि के कारण, तस्करी के कारण, शिकार के कारण और संवर्धन वृक्षारोपण के कारण जो है वनस्पति और वन्य जीवों का विलोपन हुआ था। वर्तमान समय में भी आप जाएंगे तो ये सारी चीजें तो है ही, इसके साथ ही साथ क्या है कि जो अति पशुचारण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरग्रेजिंग, अति पशुचारण भी वनस्पति के लिए हानिकारक होता है। अति पशुचारण के साथ जो विकासीय परियोजना हम स्थापित करते हैं, वो विकासीय परियोजना भी बायोडायवर्सिटी, वन्यजीव और वनस्पति के हानि के लिए उत्तरदायी। विकासीय परियोजना करता है यहाँ पे, जैसे कहीं पर सड़क का निर्माण हो, रेल मार्ग का निर्माण हो, कहीं उद्योग लगाया जाए, तो ये सारी चीजें क्या होती है, विकासीय परियोजना। जैसे जल विद्युत परियोजनाएं कहीं स्थापित हो, तो जल विद्युत परियोजना के स्थापित होने से क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में डैम बनाए जाते हैं, जहाँ की भूमि जलमग्न हो जाती है, वहाँ की वनस्पति समाप्त, और यदि वनस्पति समाप्त होती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों के आवास समाप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे उनका विलोपन हो जाता है। तो विकासीय परियोजना, इसके अलावा हो जाएगा जैसे कि अवैध शिकार है। अभी भी कई सारे जीव ऐसे हैं जिनका औषधीय महत्व है, आभूषण के दृष्टिकोण से महत्व है, और कई सारे दृष्टिकोण से उपयोगी है, उनका अवैध शिकार होता है। जैसे आप देखोगे कि हिरन है, चीता होता है, हाथी के दांत का यूज होता है, व्हेल है, इसका तेल बहुत मूल्यवान होता है। तो अवैध शिकार जो है वो भी वन्य जीवों के विलोपन का कारण है। फिर जैसे एक आप ही लोगों में से पूछा था, आक्रामक प्रजाति, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। और आक्रामक प्रजातियां जो होती है वो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जाकर वहां के गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और रीजनल जीवों को प्रभावित करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फिर जो अवैज्ञानिक खनन हो जाएगा, अवैज्ञानिक खनन, ये भी वनस्पति के विनाश, और वनस्पति के विनाश के साथ साथ क्या है कि उस क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों के विनाश का कारण बनते हैं, उसके लिए संकट। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वेस्ट बंगाल में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है बुक्सा अभ्यारण्य। क्या नाम है, बुक्सा अभ्यारण्य। और ये जो बुक्सा अभ्यारण्य है, इसमें रहने वाले जीव जो है वो संकट की स्थिति में है, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में डोलेमाइट का खनन हो रहा है, और डोलेमाइट के खनन के कारण जो है यहाँ के जो वन्य जीव हैं वो संकट की स्थिति में है। तो यदि अवैज्ञानिक खनन होता है तो वो भी वन्य जीवों के विलोपन का क्या होता है, कारण होता है। फिर चारा और ईंधन के प्राप्ति के लिए, चारा और ईंधन की प्राप्ति के लिए लकड़ी की कटाई होती है, ईंधन की प्राप्ति के लिए लकड़ी की कटाई, ये भी वनस्पति और वन्य जीवों के विलोपन का क्या होता है, कारण बनता है। फिर आवास का विनाश और जो विखंडन होता है, आवास का विनाश, आवास का विनाश एवं विखंडन, ये सारी चीजें जो हो जाएगी वन्य जीवों के विलोपन के कारण हो जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आप देखोगे तो जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, इस जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर जीवों का विलोपन हो रहा है। और ये जलवायु परिवर्तन क्या है, तो जलवायु परिवर्तन एक तरीके से मानव जनित ही है, एंथ्रोपोजेनिक है वर्तमान जलवायु परिवर्तन। तो इन सभी के कारण, इसके अलावा आप देखोगे तो और जो कारण हो जाएगा, इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण होता है। फिर एक और कारण हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन कहते हैं, जैव सांद्रण कहते हैं। तो सुपोषण जो होता है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुपोषण का अर्थ होता है कि किसी स्थिर जलाशय में, जो कोई स्थिर जलाशय होता है यानी कि जिसमें जल प्रवाहित ना हो, अगर किसी स्थिर जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको सुपोषण कहते हैं।
सुपोषण की स्थिति में क्या होता है, उस जलाशय में घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। एक उसका प्रोसेस है, अभी आप इतना समझिए कि उसमें घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण उसमें जलीय जीव मरने लगते हैं। और जैव आवर्धन या जैव सांद्रण होता है कि जब किसी खाद्य श्रृंखला में पॉइजनिंग मटेरियल प्रवेश कर जाता है, विषाक्तन पदार्थ प्रवेश कर जाता है, तो जिस स्टेज पर विषाक्तन पदार्थ प्रवेश करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। और सांद्रण का अर्थ होता है कंसंट्रेशन। अब जिस स्टेज पर वो विषाक्तन पदार्थ प्रवेश किया है, जैसे जैसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा वो और विषाक्तन की मात्रा करेगी और ऊपर के जीवों का विनाश होना शुरू हो जाएगा। जैसे भारत से जो गिद्ध का विलोपन हुआ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है गिद्ध के विलोपन का जैव आवर्धन, क्योंकि पशुओं के इलाज में एक विशेष रसायन का प्रयोग किया जाता था जिसका डाइक्लोफिनॉक कहते हैं। डाइक्लोफिनॉक पहले भी इस पर चर्चा हुई है। और ये डाइक्लोफिनॉक क्या है कि पशु की मृत्यु के बाद उसके शरीर में विषाक्तन उत्पन्न करता है, और जब यही विषयुक्त मांस गिद्ध खाता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब इस पर बैन लगा दिया गया है। तो ये जैव आवर्धन सुपोषण भी जीवों के विलोपन का कारण है। इसके अलावा जो एसिडिक रेन होता है वो मृदा के लिए, वनस्पति के लिए हानिकारक है। हम ओजोन डिप्लेशन कर रहे हैं वो भी हानिकारक है। तो ये है जो वन्य जीवों के विलोपन के कारण बन रहे हैं। क्लियर है सभी का? कोई डाउट, कुछ पूछना है इस संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ बताया ना, आप एग्जाम्पल से समझिए जैव आवर्धन को। एक हम बता देते हैं, उससे आप समझ। जैव आवर्धन का अर्थ होता है जैसे कि आप मान लीजिए कि एक घास का मैदान है, ठीक ना। घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र है। घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। तो अब फिर आप पूछेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। वनाग्नि का अर्थ होता है जंगलों में आग लगना, और अति पशुचारण का अर्थ होता है कि एक ही जगह पर बार बार आप पशु ले जाकर चारण करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, तो उससे वनस्पति और मृदा की हानि होती है। तो खाद्य श्रृंखला होता है जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लेके विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक खाद्य पदार्थ रसायन का संचार होता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये सिंगल जाल में होता है, सिंगल चैनल में। तो घास मैदान की जो खाद्य श्रृंखला होगी, यहाँ पर उत्पादक कौन होंगे? सबसे पहले उत्पादक होता है हरे घास। इस हरे घास से आहार ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? कीट, जो कुछ शाक भक्षी कीट होते हैं वो होते हैं। कीट को आहार के रूप में ग्रहण कौन कर सकता है? मेढक। मेढक को आहार के रूप में ग्रहण कौन कर सकता है? सांप। और सांप को आहार के रूप में या इनसे भोजन किसको प्राप्ति हो सकती है? बाज या मोर को। तो जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लेके विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच रासायनिक पदार्थ और ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये सिंगल चैनल में है। अब जैव आवर्धन या जैव सांद्रण होता है कि इसमें मान लो किसी भी स्टेज पर, मैं उदाहरण लेता हूं मेढक का। मेढक ने कुछ ऐसा खा लिया जो विषाक्तन पदार्थ था, ठीक ना। मेढक ने कुछ ऐसा खा लिया जो विषाक्तन, तो अब ये यहाँ पर प्रवेश किया है मेढक के पास। तो इस विषाक्तन पदार्थ के खाने से अगर मेढक की मृत्यु होती है, तो इस विषयुक्त मेढक के खाने से अब सांप भी मर जाएगा, और यदि उस सांप को बाज या मोर खाएगा तो ये भी मर जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिक की मात्रा होगी, सबसे टॉप स्तर का जो पोषण स्तर होता है वहां पर सबसे, यानी बाज और मोर में सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ हो जाएगा। क्लियर है? सही समझ में आया सभी को? तो इसको हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन, जैव सांद्रण। क्लियर है सभी का? और जो हरे घास है इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे ये उत्पादक है। जो कीट है इसको हम लोग यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। जो मेढक है इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। सांप जो है टर्शियरी कंज्यूमर, और बाज और मोर जो है टॉप लेवल का हो जाएगा।
अरे डोलेमाइट थोड़े वन्य जीवों को मारेगा। डोलेमाइट का वहां पर खनन होता है, खनन होगा, वनस्पति का विनाश होगा, वातावरण प्रदूषित होगा, और वनस्पति का जब विनाश होगा तो उससे वन्य जीव का आवास समाप्त होगा, आवास का विखंडन होगा, वो उसके लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के प्रयास। तो भारत के संदर्भ में हमें समझना है कि वन्य जीव संरक्षण के प्रयास किस तरीके से किए गए हैं और क्या क्या है, वो आप ध्यान से देखो। तो इसको वैसे साइंटिफिकली बहुत तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग 10th क्लास के एनसीईआरटी में है तो हम उसी तरीके से आपसे चलते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वनस्पति के संरक्षण के लिए हमारे यहाँ सबसे एक कानून है 1972 का, इसको हम लोग कहते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। क्या कहते हैं इसको? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहते हैं। यूपीएससी में इस पर कई बार प्रश्न पूछा है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें कई सारा अनुसूची है और इस अनुसूची में पूरी तरीके से वर्णित है कि किस प्रकार के जीवों का शिकार हो सकता है, किसका नहीं होगा, किसका व्यापार हो सकता है, किसका व्यापार नहीं हो सकता है। तो वन्य जीव और वनस्पति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे प्रमुख कारण है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। इसी एक्ट के तहत वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत ही क्या है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ना, बेसिकली क्यों हम बनाते हैं, एक विशेष क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अर्थ होता है कि उस क्षेत्र में जितने भी वन्य जीव हैं, वनस्पति हैं, सभी को संरक्षित हम करने का प्रयास करते हैं। इसी एक्ट के तहत जो है राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा की जाती है। ये भी वनस्पति किसी खास जीव के संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसी अधिनियम के तहत हमारे यहाँ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई है, बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है, और जिस क्षेत्र को हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं उस क्षेत्र में समस्त बायोटिक एबायोटिक फिजिकल कंपोनेंट को संरक्षित करते हैं। और वर्तमान में भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 12 ऐसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनको यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत मान्यता भी प्राप्त है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है या जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो भारत में वर्तमान समय में कितने रामसर स्थल हैं? सभी को पता होगा कि 49 अभी रामसर स्थल हमारे यहाँ है। और 49 जो रामसर स्थल हैं, बेसिकली जो आर्द्र भूमि का क्षेत्र होता है, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है जिसमें हम वहां पर पाए जाने वाले वनस्पति जंतु को विशेष रूप से संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जो रामसर साइट होते हैं वो कई तरीके से हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो है। फिर वन्य जीव अधिनियम जो 2 है उसमें एक वन्य जीव 1980 1986 के तहत संरक्षित प्रजातियों की सूची है। वन्य जीव अधिनियम, इस पॉइंट सबको लिखते जाना है। वन्य जीव अधिनियम 1980 एंड 1986 के तहत संरक्षित प्रजाति की सूची है, संरक्षित प्रजाति की सूची। तो कौन सा प्रजाति इसके अंतर्गत आएगा ये आपको उतना जानना नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इतने इस एक्ट के तहत जो है संरक्षित प्रजाति की सूची है। फिर हमारे यहाँ क्या है कि कई सारे संकटग्रस्त जो जीव हैं या जो सुभेद्य हैं, इन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए क्या है, विशेष प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट जैसे आप समझेंगे कि इस विशेष प्रोजेक्ट में जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट राइनो है, प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड है, प्रोजेक्ट जो है सो कछुआ है, प्रोजेक्ट वल्चर है। यानी जितने भी इस तरीके के इंडेंजर स्पीसीज हैं
इन सभी जीवों को संरक्षित करने के लिए विशेष जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 से स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से स्टार्ट हुआ था, और ये मूल रूप से हाथियों के संरक्षण, उसके कॉरिडोर के संरक्षण के लिए किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ का क्षेत्र संरक्षित करने के लिए, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। इस तरीके के हैं। फिर हमारे यहाँ क्या है कि 1952 से क्या है, वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव, वन को संरक्षित करने के लिए वन महोत्सव मनाते हैं, वन को संरक्षित करने के लिए और वन संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव मनाते हैं। कब से मनाते हैं? तो 1952 से। और वन महोत्सव के जनक किन्हें कहा जाता है? तो के.एम. मुंशी को वन महोत्सव का जनक कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि वन महोत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1952 से। वन महोत्सव का मूल उद्देश्य क्या है? जैसा हमने कहा वो। और वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं? तो के.एम. मुंशी माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है कई सारे कानून अपने यहाँ लाए गए हैं। वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों में आप देखोगे कि वन संसाधन को या वन क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, या वन क्षेत्र को संरक्षित करने, संरक्षित के साथ साथ उसको प्रबंधित करने, संरक्षित करने और प्रबंधित करने के लिए हमारे यहाँ जो वन है उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है? और 3 कैटेगरी में जो रखा गया, इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आरक्षित वन। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं आरक्षित वन। दूसरा जो इस कैटेगरी में वन का होता है उसको हम लोग कहते हैं रक्षित वन। और तीसरा अवर्गीकृत वन। दूसरा क्या होता है? रक्षित वन। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो जो अवर्गीकृत वन होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे वन होते हैं या ऐसे क्षेत्र को रखते हैं अवर्गीकृत वन में जो आरक्षित और रक्षित वन में नहीं होते हैं, उनको अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि आरक्षित और रक्षित वन जो होते हैं वो अस्थायी वन होते हैं। इनके रख रखाव पर विशेष फोकस होता है और साथ ही साथ इमारती लकड़ी और अन्य पदार्थ प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्हें आरक्षित और रक्षित वन की श्रेणी में घोषित किया जाता है। हमारे यहाँ वन को संरक्षित करने और प्रबंधित करने के दृष्टिकोण से ये 3 कैटेगरी होता है। आरक्षित वन है, रक्षित वन है और वर्गीकृत वन। और वर्गीकृत वन में आपको क्या बताया कि वह वन क्षेत्र जो ना तो रक्षित में है और ना आरक्षित में है वो अवर्गीकृत में आ जाएगा। क्लियर है सभी का? इसके अलावा भारत में क्या है कि वन्य जीव और वन संसाधन को संरक्षित करने के लिए समुदाय आधारित वन संरक्षण योजनाएं भी कई समय चलाए गए हैं, जिसमें एक है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में सभी जानते होंगे। ये चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और चिपको आंदोलन में एक महिला की विशेष भूमिका जिसका नाम है गौरा देवी। गौरा देवी के साथ साथ इसमें जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं इनका भी विशेष योगदान है, चंडी प्रसाद भट्ट। और तीसरे एक व्यक्ति जिनको इस चंडी प्रसाद भट्ट के साथ साथ तीसरे एक व्यक्ति जिनकी हाल ही में कुछ पिछले साल देहांत भी हुई, उनका नाम आप लोग बताइए जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कमेंट में लिखिए। ये चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से चला था। बेसिकली इसमें क्या था कि महिलाओं की विशेष भूमिका थी। और ये बेसिकली क्या है कि जब वहां पर ठेकेदार के द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्ष को काटा जाने लगा था तो बड़े पर्यावरणीय समस्याओं से उत्तराखंड के लोगों को जूझना पड़ा था। तो इसलिए क्या हुआ कि वहां की महिलाएं वृक्ष को काटने से रोकने के लिए वृक्ष के साथ जुड़ जाती थी। तो वो चिपको आंदोलन था, एक सामाजिक जागरूकता का आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का आंदोलन आप कह सकते हो। तीसरा व्यक्ति और सर्वप्रमुख व्यक्ति जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे उनका क्या नाम है? सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा।
तो कई बार ये व्यक्ति भी पूछे जाते हैं कि कौन चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो याद रखना आपको, गौरा देवी का नाम शायद ही आप लोगों में से कोई जानते होंगे, लेकिन इनकी बड़ी भूमिका थी। तो ये है बीज बचाओ आंदोलन, ये भी उत्तराखंड के क्षेत्रों से शुरू हुआ था, जिसमें मेन रूप से क्या था कि आने वाले सीजन में फसलों की बुआई के लिए बीज को कैसे संरक्षित करके रखना, इसके लिए, क्योंकि मोनोकल्चर को प्रमोट करने से और विदेशी बीजों को उपयोग करने से जो स्थानीय फसल बीज है इसका विलोपन होते जा रहा है भारत में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है नवदाना आंदोलन, ये भी जो है पर्यावरण संरक्षण से। एपिको आंदोलन, ये भी मैत्री आंदोलन, ये भी साइलेंट वैली आंदोलन, ये केरल से शुरू हुआ था। और केरल में जो साइलेंट वैली है बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी का रीजन है, वहां पर जल विद्युत परियोजना स्थापित हो रही थी और उसी के विरोध में जो आंदोलन चला था साइलेंट वैली को संरक्षित करने के लिए, वो उस नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पवित्र उपवन का क्षेत्र और सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र। सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र का अर्थ होता है कि जो समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो हो जाएगा। और कई सारे हमारे यहाँ समय समय पर पर्यावरणीय आंदोलन चले जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए चलाए गए थे। तो इनको आपको याद रखना है जब भी कभी आप पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखें कहीं पर उस तरीके, तो इन चीजों को आप अपने आंसर में यदि इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप अच्छे नंबर उठा पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी का? तो कुछ जो वन्य और वन्यजीव संरक्षण के प्रयास भारत में किए गए हैं वो सभी का क्लियर है, इसमें कोई डॉट तो आप पूछ सकते हैं। अपिको आंदोलन दक्षिण भारत से बीपी वामन काने के नेतृत्व में चला था ये। क्लियर है सभी का? कुछ पूछना है? तो एक पादप है हिमालयन यव जो आपके स्क्रीन पर है, सामने में दिखाई दे रहा है। इससे एक प्रश्न बन सकता है सिविल सर्विसेज में। स्टेट पीसीएस में तो कम चांस है इस तरीके के ट्रिपिकल प्रश्न पूछने के, लेकिन यूपीएससी में आपसे पूछ सकता है। तो हिमालयन यव जो है ये चीर की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है और ये औषधीय पादप है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यही है हिमालयन यव, औषधीय पादप है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय दोनों में, अरुणाचल में भी पाया जाता है और हिमाचल में भी। तो राज्य के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि हिमालयन यव जो है वो कहाँ पर मिलता है, किस राज्य में मिलेगा? तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालय। इस पेड़ की पत्तियों का छाल, टहनियां और जड़ों से क्या निकाला जाता है? टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है जिससे कैंसर रोग के उपचार के लिए औषधि बनाई जाती है। इससे बनाई गई औषधि विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। ये अपने आप में सभी स्टेटमेंट जो है, आपसे प्रश्न है यूपीएससी में, ये स्टेटमेंट करके आ सकता है कि बताइए कि इसमें से कौन सही है और कौन सा जो है वो गलत है। क्या है? तो हिमालयन यव जो है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चीर प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। सीधे से प्रश्न होगा कि हिमालयन यव के बारे में नीचे दिए कथनों में कौन सही है कौन गलत है, विचार करें। तो हिमालयन यव एक चीर प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। औषधीय महत्व का है क्योंकि इसके पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है जो कैंसर रोग के उपचार में औषधि के रूप में यूज होता है इसका, और विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली औषधि में इसका नाम है। और ये मिलता कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। जरूर आप इसको स्मरण में रखेंगे, इससे प्रश्न आपके आ सकते हैं। और एक है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या होता है, कब से ये शुरुआत हुआ था, इसका मूल मोटिव क्या है, वो आप ध्यान से देखिए। हरित वनों के प्रबंधन। हरित वन का अर्थ होता है जिसकी गुणवत्ता कम हो रही है, यानी वन का विनाश हो रहा है प्राकृतिक कारण से या मानव जनित कारणों से। तो हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में
स्थानीय समुदाय की भूमिका और उसके महत्व को उजागर करता है। इसका अर्थ है कि संयुक्त वन प्रबंधन जो नीति होती है, इसमें जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनको भी वन प्रबंधन में जोड़ा जाता है कि वनों का संरक्षण कैसे हो, उनका प्रबंधन कैसे हो, उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। इसमें स्थानीय समुदाय को भी जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? तो वन विभाग के द्वारा। ठीक है। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1988 से तब हुई जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। इस लाइन में 2 स्टेट पीसीएस के पीटी का प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन की नीति सबसे पहले किस राज्य के द्वारा लाई गई? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। और दूसरा प्रश्न इसमें यह हो सकता है कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत जो उड़ीसा राज्य के द्वारा सबसे पहले की गई थी, किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष इस नीति की शुरुआत की गई थी? तो वो वर्ष कौन सा है? 1988 है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि वन विभाग के द्वारा क्या किया जाता है कि जिस वन की क्वालिटी लॉस हो चुकी है, वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, वन्य और वन्य जीवों के प्रबंधन के लिए क्या किए जाते हैं? गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, विलेज स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। यानी कि वन स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, उस संस्था में वन विभाग के कर्मचारी और उस गांव से संबंधित जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि समुदाय यानी ग्रामीण समुदाय जो इसमें भाग लेता है उसको कुछ लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है भाई? तो मध्य स्तरीय लाभ यानी इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं और इमारती लकड़ी के लाभों में भी उनकी भागीदारी होती है। तो इसका संक्षिप्त रूप से जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है ये क्या है, आप ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है कि संयुक्त वन प्रबंधन जो पॉलिसी है ये मूल रूप से किस लिए लाई जाती है? तो क्षरित वनों की गुणवत्ता बढ़ाने, नए वन का क्षेत्र बढ़ाने, वनों के प्रबंधन के उद्देश्य से लाई जाती है। इस तरह की पहली पॉलिसी उड़ीसा सरकार के द्वारा लाई गई थी। कब? तो 1988 में लाई गई थी। इसमें करते क्या है? तो इसमें वन विभाग के द्वारा स्थानीय ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर एक संस्थाएं बनाई जाती है जिसको ग्रामीण संस्थाएं कहेंगे। दोनों वन संरक्षण प्रबंधन के लिए काम करते हैं, अर्थात उस समुदाय में उस संस्था में ग्रामीण और वन विभाग के लोग होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण समुदाय जो उसमें भाग लिया है कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट तो होना चाहिए। तो संरक्षण के प्रयास करने के कारण ग्रामीण समुदाय जो होते हैं वो कुछ मध्यवर्ती उत्पादों का लाभ लेते हैं, यानी कि इमारती वन उत्पादों के कुछ हकदार होते हैं, उसके कॉमर्शलाइजेशन से जो कुछ वन उत्पाद बिकते हैं उसमें भी उनको भागीदारी दी जाती है। तो इकोनॉमिकली उनको प्रमोट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते होंगे। तो इसको हम लोग संयुक्त वन प्रबंधन की नीति कहते हैं या कार्यक्रम कहते हैं। क्लियर है सभी का? कोई डाउट इसमें? तो आज का जो चैप्टर था ये इतना ही बड़ा था, इसमें कुछ खास था नहीं, जितना था उससे मैंने आपको ज्यादा बता दिया है। तो आज से संबंधित क्लास में यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से स्टार्ट हुआ था। वन प्रबंधन से क्या समझते हैं? प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि वर्तमान जो वन है उस वन की उपयोगिता को कैसे सुनिश्चित करें ताकि हमारा सामाजिक आर्थिक विकास भी हो और पर्यावरण के ऊपर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो वन प्रबंधन में क्या क्या शामिल होगा वो इस हिसाब से आपको जाना है कि जो वर्तमान वन है उस वन का संरक्षण होना चाहिए, हम उसको संरक्षित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये रामसर साइट समझा दीजिए। देखो यार रामसर साइट एक लाइन में तो है ना, रामसर स्थल जो है आप इसको इस तरीके से समझो कि 1972 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसको रामसर संधि कहते हैं। उस रामसर संधि में
कुछ तय किए गए कि किसे हम आर्द्र भूमि कहेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप ये मान के चलो कि रामसर स्थल के तहत कोई नदी का कुछ एरिया, कुछ नहर, तालाब, झील, सरोवर, मैंग्रोव, ज्वारनदमुख या एस्चुरी, बाढ़ का मैदान, गोखुर झील, इस तरीके के जो क्षेत्र होते हैं वो वेटलैंड के रूप में जाने जाते हैं। ये सामान्य चीजें हैं। देखो बाध्यकारी थोड़ा सा सही नहीं होता है, हम ये कर सकते हैं ब्रजेश कुमार जी, ठीक ना। क्लियर है, आर्द्र भूमि समझ में आया आपको। और 1971 में जो ये हुआ था रामसर सम्मेलन, ये एक अंतर सरकारी कॉन्फ्रेंस है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और उसके तहत जो सूचीबद्ध होता है उसी को हम लोग रामसर स्थल कहते हैं, जो भारत में 49 की संख्या में है। आप मेंस का क्वेश्चन लिखो, एक मेंस का क्वेश्चन ये हो जाएगा, वन एवं वन्यजीव संसाधन के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भूमिका को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, विश्लेषित करें। बहुत सामान्य सा, 150-250 शब्द जितना में भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी स्थानीय समुदाय की भूमिका को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, बहुत सामान्य क्वेश्चन है, आप इसे लिखने का प्रयास कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे। यानी कि वन्य एवं वन्यजीव संसाधन के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भूमिका किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी कैसे इनकी भूमिका को बढ़ाया जा सकता है, हमारी आपकी भूमिका कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये इसका डिमांड है। जो टॉपिक है उसी से संबंधित हमने कुछ प्रश्न आपको दिए। क्लियर है, तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, गुड नाइट है। कल आपसे मुलाकात होगी 8:30 बजे में 10th क्लास के एनसीईआरटी के तीसरे टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक्स है, गुड नाइट है।